तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, किसी भी चालक तार, कोई भी चालक तार अगर है, ठीक है, तो उस चालक तार में जो विद्युत धारा बहती है वो सीधा सीधा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा विद्युत धारा का मान उतना कम होता चला जाएगा। कल ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझना है कि कोई चालक तार अगर है, ठीक, तो उस चालक तार में प्रतिरोध का मान ज़्यादा कब होता है, बढ़ कब जाता है और घट कब जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी प्रतिरोध का मान जो है वो किन बातों पे निर्भर करता है किसी चालक तार के, तो वो बातें हमें आज सीखनी है, ठीक है। तो वो 4 बातें हैं यहाँ पे, यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 4 बातों पे निर्भर करता है कि चालक तार का प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कब, घटेगा कब, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो घाटा होगा हमें, क्योंकि विद्युत धारा में का मान ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, और अगर घटेगा तो हमें फ़ायदा होगा कि विद्युत धारा का मान ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है तो वो डायरेक्टली इन 4 बातों पर निर्भर करता है। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? तार की लंबाई पर, ठीक है। दूसरा कौन सा बच्चों? तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा कौन सा? तार के पदार्थ पर। और तार का ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ये देखेंगे बच्चों, सबसे पहला हमें देखना तार की लंबाई, तार की लंबाई पर। तो अब यहाँ पे समझिए आप लोग, कल आपको हमने बताया था बच्चों कि जैसे ये आपका चालक तार है, मान लो एक ये बड़ा सा तार हमने ले लिया, एक ये देखो तार, एक ये हमने तार ले लिया है, ठीक, एक ये तार है और एक इसी के साथ में, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, एक ये तार है और एक दूसरा ये तार हम लेते हैं, उतना ही मोटा है लेकिन ये छोटा सा है। अच्छा, अब आप ये इसमें हमें ये तय करना है कि प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए देखो हमें क्या समझना है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन, ये मान ले इसके परमाणु हैं, ये इसके परमाणु हैं, इस तार में ये परमाणु है ना, ऐसे ऐसे परमाणु तो होंगे ही, उसमें पक्का होंगे, इसमें भी परमाणु होंगे, है ना। बात समझ पा रहे हो ना। और इसमें साथ ही साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी। ये जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा बहती है। इतनी बात समझ पाए। यहाँ पे भी देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों तभी विद्युत धारा बहती है। ये बात तो हम जान चुके हैं। अच्छा, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस तार के सिरों के बीच विभवांतर लगा दिया, हम बात करेंगे, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और यहाँ पे भी ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये इधर से इधर की ओर जैसे ही विभवांतर लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा कि नहीं। अब जब अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, बात समझना, इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक, ये सिरे पे पहुँचना, यहीं से निकलेगा ना, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचना, तो ज़्यादा दूरी तय करनी है कि नहीं। अब ज़्यादा दूरी जब इसको तय करनी है तो ज़्यादा इसको धक्के लगाने पड़ेंगे कि नहीं। कहीं इधर टकरा रहा है, कहीं इससे टकरा रहा है, कहीं उससे टकरा रहा है, और इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो इसको कम ही धक्के लगाने पड़ेंगे, कमी से इसकी टक्कर होगी। बात समझना। क्या बताया बच्चों? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर पहुँचना चाहता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर पहुँचना चाहता है। बात समझ रहे हो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी तय करेगा, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टकराएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब टकराएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाधा मिलेगी कि नहीं इसे। और इसे देखो, तो इसे यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचना है, ये कम दूरी चल रहा है, तो जब ये कम दूरी तल चल रहा है तो इसको बाधा कम मिलेगी, ये कम टकराएगा, इसको बाधा कम मिलेगी। मतलब तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में निकलने में उतनी ज़्यादा परेशानी, बाधा का सामना करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा बाधा होगी, जितनी ज़्यादा वो टक्कर लगाएगा, ठीक है, उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा हो पाएगा। बात समझ रहे हो। मतलब कोई भी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। इतनी बात आपको समझ पा रहे हो कि नहीं। ये छोटा तार है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगा, ये बड़ा तार है तो ज़्यादा टक्कर ये मार लगाएगा, तो यहाँ पे बाधा ज़्यादा है, यहाँ पे बाधा कम है। तो तार की लंबाई, एक बात तो हमें समझ में आ गया कि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका प्रतिरोध जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी प्रतिरोध का मान तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, कितनी है, स्मॉल L, तो जो प्रतिरोध होगा स्मॉल r जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल l के। इतनी बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि r प्रोपोर्शनल जो होगा वो स्मॉल l के होगा। अर्थात तार जितना छोटा होगा, ये भी लिख सकते हो आप, तार जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी इसका प्रतिरोध ये वाला, ये पहला वाला तार है, इसका प्रतिरोध कैसा होगा, कम, इसका वाला प्रतिरोध कैसा होगा, ज़्यादा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पहली बात तो हम सीख चुके हैं कि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगा प्रतिरोध का मान उतना। अब हम दूसरा देखेंगे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पे भी देखो हम दो तार लेते हैं, एक ये वाला तार जो है थोड़ा सा मोटा है, एक ये तार है, और एक इसी के समान ये दूसरा तार ले रहे हैं, बिल्कुल इतना ही बड़ा है, जस्ट जितना बड़ा ये है, लेकिन ये वाला तार पतला है। देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब आप समझ लो बच्चों, जैसे ये तुम्हारा मान लेते हैं ये तार है, ठीक है, इस तार को अगर हम कोई भी चीज़ है, इस तार को अगर हम यहाँ से उसके सामने सिरे से काट देंगे तो एक सामने सिरा निकल के आएगा ना, वही सिरा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बड़ा सा तार होगा, इसको बीच से काटोगे तो यहाँ पे एक सिरा निकल के आएगा ना, तो इसका ये जो सिरा निकल के आया इतना मोटा ऐसे होगा, है ना, तो वो जो मोटा होगा उसी मोटाई को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। बात समझ रहे हो, अनुप्रस्थ काट का मतलब सामने वाला क्षेत्रफल, है ना। तो ये या मोटाई भी हम जान सकते हैं इससे, भाई कोई तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे दो तार लिए, दोनों बराबर लंबाई के हैं, इन दोनों लंबाई के बराबर है, ये बी और ये बी। अब अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तारों में ये बताइए कि प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, इस वाले तार का ज़्यादा होगा कि इस वाले तार का ज़्यादा होगा। तो देखो मान लेते हैं बच्चों कि जो ये वाला तुम्हारा तार है पहला, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, कितना है, A। अब आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे भी मान लेते हैं इसके ये पर अणु ऐसे इस तरीके से दिए हैं, है ना, ऐसे दिए हैं ना, और यहाँ पे भी अणु ऐसे दिए हैं, ऐसे आप देख रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे अणु भी उसके दिए हैं, यहाँ पे भी अणु दिए हैं, बात समझ रहे हो। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर निकलेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ से इस सिरे में जाना चाहता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और यहाँ से यहाँ की ओर ये निकलेगा। तो अब देखो जैसे ही इसमें विभव लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत हमें मालूम है कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना शुरू कर देंगे। और ये भी बात हमें मालूम है कि ये जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो कैसे उत्पन्न होता है, टक्कर से उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, प्रतिरोध जो है वो टक्कर से उत्पन्न होता है। अच्छा, इसको ऐसे आप समझ सकते हो, इसका जो खिड़की द्वार जो है, इसका द्वार बड़ा है और इसका द्वार छोटा है, इसका द्वार बड़ा है और इसका द्वार छोटा है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, मान लो एक बड़ा सा घर का गेट है, तो गेट जितना बड़ा होगा, गेट जितना बड़ा होगा, मान लो तुम लोग 10 विद्यार्थी हैं और कॉलेज का गेट जो है एक छोटा सा बना दिया गया, और एक साथ क्या उससे 10 विद्यार्थी निकल पाएंगे, नहीं, एक साथ 10 विद्यार्थी निकलने में बाधा उत्पन्न होगी ना, होगी। लेकिन अगर गेट बड़ा है तो एक साथ 10 विद्यार्थी आसानी से निकल जाए तो बाधा नहीं उत्पन्न होगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे इसका गेट बड़ा है, गेट बड़ा है, इसका जब गेट बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दौड़ता हुआ एक साथ निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका गेट बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो इसका जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है तो देख क्या रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसका गेट छोटा है तो यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएगा वो, यानी यहाँ पे प्रतिरोध होगा। यहाँ पे गेट छोटा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों को निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जगह ही निकलने के लिए बहुत कम है और यहाँ निकलने के लिए बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, जब किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध उतना ही कम। बिल्कुल ऐसे समझ लो, जगह जितनी ज़्यादा निकलने के लिए प्रतिरोध उतना कम होगा, आसानी से निकल पाएंगे, ठीक है। जगह जितनी कम निकलने के लिए प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से एक बात आपको लिखना है कि किसी
तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब मान लिया इसका A है, तो आपका जो निकल करके आएगा प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल 1/A के, R प्रोपोर्शनल 1/A के। यही का मतलब होता है ना। बात नहीं समझ पाए? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम प्रतिरोध उतना, ऐसा ही तो है। ये प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो है। यहाँ पे ये नीचे है ना, A जितना ज़्यादा R उतना कम, A जितना कम R उतना ज़्यादा। तो ये तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता हो गई। इसके बाद तीसरा जो है वो आपका क्या है, तार के पदार्थ पर, तार का पदार्थ पर। तो यहाँ तीसरा पॉइंट भी आप देख लो कि तार का जो पदार्थ है, तो अलग अलग पदार्थ जैसे होता है, मान लो आपने ले लिया एक एल्युमिनियम का तार ले लिया, एक तांबे का तार ले लिया, ठीक है। ऐसे ही आपने एक कॉपर का तार ले लिया, है ना, और लोहे का तार ले लो। तो उन सभी तारों में जो प्रतिरोध होगा वो सबका अलग अलग होगा। सभी तारों का प्रतिरोध कैसा होगा? अलग अलग। अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे पदार्थ पे निर्भरता में लिखोगे पदार्थ पर, तो यहाँ पे आप लिखोगे अलग अलग धातु के तार, धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये बात और लिख लो आप। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट बचा है, लास्ट क्या है? तार के ताप पर, तार के ताप पर। देखो अच्छा, तार के तापमान पे, अब देखो बच्चों, तार का अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर तार का तापमान बढ़ाया जाए तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे बढ़ जाता है ये हमें जानना है। तो तार के तापमान बढ़ाने पर, मान लो एक ये तार है, ये कोई तार है, फिर से समझते हैं इसको। ये किसी धातु का बना हुआ है। अब इस तार का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कैसे, ये हमें समझना है। और अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान घट जाएगा। तो देखो ये एक तापमान तार पहला है, और ये पहले था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री पे था? और इस तार को अब हमने गर्म कर दिया है, और इसका तापमान जो हो गया है वो हमने मान लिया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब ये तार जो है ये गर्म हो गया है और ये ठंडा है। तो अब क्या होगा, इस तार का प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। और इसका प्रतिरोध कम रहेगा। कैसे इसका मान ज़्यादा हो गया, हमको ये समझना है। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जो कोई भी धातु होती है, तो धातु के जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, वो क्या होते हैं, किसी धातु के जो छोटे छोटे कण, मान लो ये एक धातु है, इस धातु के जो छोटे छोटे ये कण हैं बच्चों, तो ये अपनी जगह पे ऐसे धीरे 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 कंपन करते रहते हैं। ऐसे, बात समझना ध्यान से, ऐसे धीरे धीरे कंपन करते रहते हैं। बात समझना मेरी। क्या बताया बच्चों कि कोई भी जो धातु होती है, उस धातु के जो छोटे छोटे ये कण होते हैं, ये धीरे 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 ऐसे डांस किया करते हैं, धीरे 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 से कंपन किया करते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन होता क्या है, जब इस धातु को तुम गर्म कर दो, जब इस धातु को तुम गर्म कर दो, तापमान इसको देने लगो, तो ये जो कंपन की दर है, पहले धीमे 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 ऐसे हिल डुल रहे थे, और यही कंपन की दर जो है, जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे तो ये कंपन की दर बढ़ जाती है। अब ये बहुत तेज़ी से डांस करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत तेज़ी से कंपन करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करने लग जाते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जब ये परमाणु पहले थोड़ा थोड़ा सा कंपन कर रहे थे, तो जब थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे से कंपन कर रहे थे, तो बीच में जगह कुछ ज़्यादा बच रही थी कि नहीं? बिल्कुल ऐसा समझो। मान लो ये परमाणु एक ये एक ये तीन है, एक ये एक ये ठीक इसका, और इसी में यही तीनों ये हैं।
तो जब ये पहले शुरुआत में ठंडे थे तो बिल्कुल धीमे धीमे से कंपन कर रहे थे, ऐसे ऐसे बिल्कुल धीमे धीमे से कंपन कर रहे थे, समझ रहे हो। तो निकलने की जगह, इलेक्ट्रॉन की निकलने की जगह पर्याप्त है भी। लेकिन यही जब इसी धातु को हम गर्म कर देते हैं, जब इसी धातु को हम गर्म कर देते हैं तो इनके कंपन की दर बढ़ जाती है, ऐसे आयाम बढ़ जाता है। देखो ऐसे, अब जब बढ़ जाएगा तो अब पहले कितनी जगह थी निकलने के लिए, कितनी ज़्यादा थी, अब कितनी कम जगह रह गई। बात समझ रहे हो। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के लिए हो सकता है कि काव टकरा जाए, जल्दी टकरा जाए। बात समझ रहे हो। अब आसानी से नहीं निकलेगा। तो जैसे जैसे हम धातु का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके परमाणुओं की कंपन की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, और कंपन की दर बढ़ने से जो ये खाली जगह बची थी वो घट जाती है। और जब खाली जगह घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा निकल पाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पा रहा, इसी को तो बाधा कहते हैं, इसी को तो ही प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा का मान घट जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना, अगर किसी तार का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो लिख लो यहाँ पे, तार के ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात धारा घट जाती है, अर्थात धारा घट जाती है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है वो तो हम जान चुके हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध अगर कह रहा है तो किसी भी चीज़ के आगे अगर विशिष्ट शब्द लग करके आ गया, मतलब प्रतिरोध जो है अब ये विशेष बन करके आ गया है, कुछ इसके अंदर और गुण आ गए हैं। बात समझ रहे हो। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, अपडेट होता है तो नया वर्जन आता है ना उसका, उसी तरीके से समझ लो प्रतिरोध है वो अपडेट होकर के आ गया है ना। इसकी कुछ और विशेषताएँ हैं, इसीलिए इसका आगे नाम लगा दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध। है ये प्रतिरोधी है, क्या प्रतिरोधी, ठीक। तो इसको देखते हैं, समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले बच्चा, हमने ये अभी आपको बताया है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तार की लंबाई पर, सबसे पहले पढ़ा था कि तार की लंबाई पर क्या पढ़ा था, आर प्रोपोर्शनल यल के। यदि किसी तार की लंबाई यल है तो लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। देखो अच्छा क्या बताया बच्चों कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसमें हम सबसे पहले आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था कि यदि किसी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, यानी आर प्रोपोर्शनल यल के। उसके बाद हमने एक बात और बताई थी, कोई तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो इस बात को हमने बताया था आर प्रोपोर्शनल 1/a से, बताया था कि नहीं। ये ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आर क्या है, प्रतिरोध। तो किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम। तो ये बातें, दो बातें हमने आपको बताई थी। ये पहली बात लंबाई पर निर्भरता है, ये दूसरी बात जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये आपका बनेगा आर प्रोपोर्शनल L/A। एक बात हमने आपको समझाई है बच्चों कि जब कभी प्रोपोर्शनल हटता है, इसको एक साथ ले लिया है ना, जब कभी प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आता है और साथ ही एक नियतांक आता है। तो यहाँ बराबर आएगा, ये आर आएगा, और यहाँ पे एक नियतांक आएगा। उस नियतांक को क्या कहते हैं, ये इस तरीके का नियतांक आता है, ये पी की तरह बने होता है लेकिन पी नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, ऐसे बना होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे रो। क्या बताया, देखो फिर से समझना कि यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों समीकरणों को मिला दिया तो ये आर प्रोपोर्शनल L/A आ गया है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर आता है, और बराबर के साथ साथ एक नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक क्या आया है, रो, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसे, रो। अब देखो इस रो बराबर अगर हम निकालेंगे, और ये जो रो है इसी रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसी रो को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ अगर हम रो बराबर निकालेंगे बच्चों तो रो बराबर आपका जो आएगा, ये थोड़ा पी नहीं होता, बिल्कुल ना आप पी बना दो, बिल्कुल थोड़ा तिरछा होता है ये, है ना, थोड़ा सा झुका हुआ होता है जैसा उसमें बनाया। तो रो बराबर अगर आप निकालोगे यहाँ से तो देखो क्या आएगा, RA/L आएगा कि नहीं, बताओ।
रो बराबर निकालेंगे आर, ये ए है इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा आर अपान एल। तो ये सूत्र जो आएगा ये विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। किसका है ये सूत्र? अब इसके बारे में हम समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, थोड़ा सा और इसके बारे में डेफिनेशन इसकी हम समझेंगे, है ना।